नेक्स्ट टॉपिक है स्लिपिंग, स्पिनिंग और रोलिंग। इन तीनों में डिफरेंस क्या वो समझेंगे। फिर तीनों केसेस में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, अलग अलग केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की वो अलग अलग होती है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा कोई बॉडी अगर स्लिप करके आगे जा रही है या फिर कोई बॉडी स्पिन कर रही है या कोई रोलिंग मोशन कर रही है तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या क्या होगी वो भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करके देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई स्लिपिंग का मतलब क्या है। तो मान लो कि कोई टायर है और वो किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, जीरो। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और इसको आपने धक्का दिया। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये स्लिप करके आगे जा रहा होगा, घूम नहीं पाएगा। घूमने के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है। याद रखना है कि जो सरफेस है अगर वो एकदम स्मूथ है, वहां पे फ्रिक्शन अगर जीरो है तो बॉडी वहां पे कभी भी ऐसे घूम नहीं पाएगी, रोटेशनल मोशन नहीं कर पाएगी, स्लिप करके आगे जाएगी। तो जब आपने इसको धक्का दिया तो ये इस तरीके से आगे जा रहा होगा। अब जब ये स्लिप करके आगे जा रहा होगा तो इसका हर एक पार्ट, जैसे इसका सेंटर, इसका ये वाला पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जितने भी पॉइंट आप इसके ऊपर कंसिडर करोगे, हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से, अगर ये v वेलोसिटी से स्लिप करके आगे जा रहा है तो हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो v के बराबर होगी। जैसे ये वाला पार्टिकल है या ये वाला पॉइंट है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इसका सेंटर भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। इस तरीके से होगा क्योंकि बॉडी स्लिप करके आगे जा रही है तो इसका हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। ठीक, सिंपल है। तो इस टाइप का जो मोशन है उसको हम बोलते हैं स्लिपिंग। विदाउट फ्रिक्शन मूव करना, किसी भी सरफेस के ऊपर किसी बॉडी का स्लिपिंग बोला जाता है, स्लिप करना बोला जाता है। फिर दूसरा इसके अंदर स्पिनिंग, इसका एग्जांपल ये स्पिनिंग का एग्जांपल है। इसमें हमने क्या किया, एक टायर को एक जगह पे फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे इसको रोटेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो जब ये टायर घूम रहा होगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स है। यहाँ पे देखा आपने, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसी जगह पे रहेगी। ये टायर ऐसे घूमता रहेगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रही है? नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है। इसलिए इस फिनोमेना को बोला जाएगा स्पिनिंग, कि ये टायर यहाँ पे स्पिन कर रहा है। अच्छा, स्पिनिंग के अंदर खास बात क्या होती है कि हर एक जो पॉइंट है वो सेम स्पीड से घूम रहा होता है। अगर कोई टायर है उसमें हर एक पॉइंट सेम स्पीड से घूम रहा होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये वाला पॉइंट v स्पीड से आगे जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट v स्पीड से नीचे आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट v स्पीड से इधर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट v स्पीड से ऊपर जा रहा होगा और सेंटर रहेगा रेस्ट के अंदर। याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी स्पिन करती है अपनी एक्सिस को फिक्स रखते हुए उसके अराउंड घूमती है तो उसका जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी जीरो मानी जाती है। सेंटर जीरो वेलोसिटी पे है यहाँ पे, और बाकी ये जो अलग अलग पॉइंट है ये किसी v वेलोसिटी से घूम रहे हैं। और इसकी टायर की अगर एंगुलर वेलोसिटी देखी जाए तो वो कितनी है, ओमेगा के बराबर है। ओमेगा और v में एक रिलेशन भी है, आप लिखना चाहो तो ओमेगा इक्वल टू होता है v बाई आर। आर इसकी रेडियस है ना, स्पिन करने वाली बॉडी की जो रेडियस है वो है r। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब इन दोनों मोशन को आपस में मिला दोगे तो जो मोशन बनेगा उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलेंगे उसको? रोलिंग मोशन बोलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट घूमता हुआ आगे जाएगा। जैसे एक टायर है किसी रफ सरफेस पर रखा हुआ है, उसको धक्का देके छोड़ दिया तो वो इस तरीके से घूमता हुआ ऐसे रोटेट होता हुआ आगे जा रहा होगा। तो इसमें इसका ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और इसमें ऐसे रोटेटरी मोशन भी होगा, दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस टायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो किसी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये सेंटर v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, यहाँ पे सेंटर की वेलोसिटी जीरो थी, दोनों को ऐड करोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, v आएगी, v प्लस जीरो v। तो इन दोनों को अगर मोशन को मिला दोगे तब जो मोशन बनेगा उसको हमने बोला रोलिंग मोशन। तो ये जो टायर है ये अब रोलिंग मोशन करता हुआ किसी सरफेस के ऊपर इस तरीके से लुढ़कता हुआ आगे जा रहा होगा। तो इस टाइप का मोशन क्या बोला जाएगा, रोलिंग मोशन बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जब भी पार्टिकल रोलिंग मोशन कर रहा होता है तो उसमें अलग अलग पॉइंट जो होंगे या अलग अलग जो इसमें पॉइंट्स आप उसमें मार्क करोगे उनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी ये कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। जैसे जब भी कोई टायर मान लो स्लिप करके आगे जा रहा है तो आपको पता है इसके हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। यहाँ पे हमने दिखा रखा है उसको, सेंटर की वेलोसिटी भी v रहेगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी v है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v, इसकी भी वेलोसिटी v। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है। ठीक है, सिंपल एकदम। हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से स्लिप करके ये टायर आगे जा रहा है तो हर एक पॉइंट
v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, तो ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। फिर मान लो कि ये टायर एक ही जगह पे घूम रहा होता है, इसका सेंटर होता है जीरो वेलोसिटी पे, बाकी जो पार्टिकल है या बाकी जो पॉइंट्स हैं इस टायर के ऊपर वो v स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इस पे उनकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, बाकी सबकी स्पीड सेम है, ठीक है। अब इन दोनों मोशन को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, रोलिंग मोशन बन जाएगा। अब इसको ओवरलैप कर दो, इन दोनों डायग्राम को ओवरलैप करो, है ना, मिला दो इनको। तो सेंटर पे यहाँ पे इस वाले केस में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। इस वाले केस में वेलोसिटी कितनी है, 0। तो v प्लस 0 मिलके कितना आएगा, v आएगा। तो सेंटर अब v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। तो रोलिंग मोशन के अंदर ध्यान रखना है कि सेंटर की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, v रहेगी, क्योंकि रोल करता हुआ आगे जा रहा है ना, ये आगे तो जा ही रहा है, तो इसके आगे की तरफ वेलोसिटी तो होगी, तो वो होगी v के बराबर। दूसरी बात, ये जो टॉप वाला पॉइंट है b, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता ओनली तो इसकी वेलोसिटी होती v, लेकिन क्योंकि ये रोलिंग मोशन कर रहा है जिसमें रोटेटरी मोशन भी ऐड होगा, तो v प्लस v मिला के कितना हो गया, 2v हो गया। तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, 2v के बराबर होगी, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि ये जो बॉटम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट a, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इस वाले केस में इसकी वेलोसिटी v आगे की तरफ है, और जब ये एक ही जगह पे स्पिन कर रहा होता तब इसकी वेलोसिटी होती पीछे की तरफ v। तो v और v ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये वाली वेलोसिटी आगे की तरफ है, ये वाली वेलोसिटी पीछे की तरफ है, दोनों को ऐड करो आपस में कैंसिल, वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। इसका मतलब रोलिंग मोशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे बन गया कि रोलिंग मोशन के अंदर जब भी बॉडी रोल करते हुए आगे जाती है तो एट ए टाइम जो पॉइंट ग्राउंड के ऊपर होता है वो हमेशा रेस्ट में होता है, उसके अराउंड ये बॉडी ऐसे पलटती है। एट ए टाइम जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा वो हमेशा रेस्ट में माना जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा जिस टाइम पे आप देख रहे हो, और जो पॉइंट आपको ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या लेनी है, 0 लेनी है, ये वेलोसिटी 0 होगी। बाकी जैसे ये सी वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी वहां पे, तो एक वेलोसिटी इसके पास आगे की तरफ है, एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये घूमता हुआ आगे जा रहा है। दोनों को ऐड करो, एक वेलोसिटी आगे की तरफ, एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ये v है, ये v है, इनके बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2v इंटू v इंटू कॉस 90। वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, सॉल्व करोगे तो ये तो कॉस 90 0, ये आएगा √2v के बराबर। इसका मतलब, और डायरेक्शन किधर आएगी, ये डायरेक्शन आएगी इधर ऐसे, तो जो सी वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हो इधर होगी, और कितनी होगी, √2v के बराबर होगी। और इसी तरीके से डी वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ है, ठीक है, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट आएगा इधर, कितना आएगा, उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो ये आएगा √2v के बराबर, ठीक है। तो ये जो डी वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2v के बराबर होगी। तो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी आपको पता चल चुकी है। अब ये याद रखना, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जब भी बॉडी रोलिंग मोशन करते हुए जाती है तो अगर सेंटर की जो वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सेंटर की वेलोसिटी v है, तो साइड वाले दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी, √2v के बराबर होगी। टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी 2v होगी, और जो पॉइंट ग्राउंड पे है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें, आया समझ में ये, ठीक है। अब तीनों टाइप के जो मोशन है, स्लिपिंग, स्पिनिंग और रोलिंग मोशन, इन तीनों में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 केस दिखा रखे हैं। पहला जो केस है वो है स्लीपिंग का, पहला केस क्या है यहाँ पे, स्लीपिंग, दूसरा है स्पिनिंग, और तीसरा क्या है, रोलिंग मोशन। इन तीनों केसेस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट केस में बॉडी स्लिप करते हुए आगे जा रही है ना, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। टी से मैं ट्रांसलेटरी मोशन को बता रहा हूं, और ये बराबर होगी ½ mv² के बराबर। m इस टायर का जो मास है वो हमने लिया है, तो ½ mv², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। जब ये टायर एक ही जगह पे किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, और मान लो इस टायर का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, तो इसके पास क्या रहेगी, यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ, मास की जगह कौन आ जाता है रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह कौन आ जाता है,
एंगुलर वेलोसिटी, तो फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब भी कोई बॉडी अगर मान लो रोटेट हो रही है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, के को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और ओमेगा को आप वी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। आर क्या है यहाँ पे, इस रोटेटिंग बॉडी की रेडियस है, ठीक है। इस तरीके से दिखाएंगे। अब ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन बराबर होगी हाफ, आई की जगह क्या लेना है, एम के स्क्वायर लेना है, ओमेगा की जगह वी बाई आर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से आ गया, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैं अलग कर लेता हूं इसमें से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन बराबर आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इनटू क्या आएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको यूज भी करेंगे। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर मैंने इसलिए रखा है इसमें ताकि मैं इनको कंपेयर कर पाऊं कि ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें क्या रिलेशन है, तो वो पता चल जाएगा इससे, ठीक है। अब रोलिंग मोशन में तो क्या होता है कि ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है बॉडी का और ये जो रोटेटरी मोशन है ये भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे रोलिंग मोशन के अंदर ये दोनों जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसमें ऐड होके आपको मिलेंगी। मतलब जब बॉडी रोलिंग मोशन कर रही होती है तो रोलिंग मोशन के दौरान उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इनके सम के बराबर होगी। फिर रोलिंग मोशन में तो ये दोनों ही ऐड कर दिए ना आपने, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ऐड होगी। तो रोलिंग मोशन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की वो इतनी होती है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर अगर इसमें कॉमन लोगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपने पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। देखो तीनों केसेस में मैंने आपको जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो आपको बताई है। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी, स्पिनिंग के केस में हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तीसरे केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर तीनों का रेशियो आपको पूछा जाए कि बताओ जब भी कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही होती है तो उसमें जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो उसके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और जो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, उन तीनों में रेशियो क्या है, उन तीनों का रेशियो क्या है, वो तीनों का रेशियो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, वो होगा 1 रेशियो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेशियो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब आप रेशियो लेते हो ना तो ये जो कॉमन टर्म है ये आप कैंसिल कर देते हो। कॉमन टर्म है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें तो 1 बचेगा, इसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा और इसमें क्या बचेगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रेशियो होगा तीनों का, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा काम आएगी अपने, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक टेबल है, इस टेबल के अंदर ये जितने भी हमने मोशन पढ़े थे, कौन कौन से, ट्रांसलेटरी मोशन, स्पिनिंग या रोटेटरी मोशन और तीसरा क्या था, रोलिंग मोशन है। इन तीनों में जो काइनेटिक एनर्जीज हैं उनको कंपेयर करके बताया और अलग अलग बॉडीज के लिए इनकी वैल्यूज आपको बताइए कि क्या क्या वैल्यूज रहेंगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेटरी मोशन के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। और टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी रोलिंग मोशन के अंदर वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाली जो टर्म आ रही है ना, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है हर एक टाइप की बॉडी के लिए, ये सबसे ज्यादा काम आएगी अपने। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। देखो जब भी कोई बॉडी घूम रही होगी तो इसका मतलब या तो वो सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर में दो टाइप आ गए, होलो और सॉलिड, या कोई रिंग हो सकती है या कोई डिस्क हो सकती है, वही घूम के जाएगी आगे, या कोई स्फेयर हो सकता है, होलो या सॉलिड, इसी टाइप की चीजें रहेंगी। अच्छा, डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए उसकी एक्सिस के अराउंड अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाए तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। और रिंग के लिए और होलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला सेम होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो रिंग के लिए और होलो सिलेंडर के लिए सेम केस बनेगा, डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए सेम केस बनेगा, और बाकी दो केस कौन से हो गए, होलो स्फेयर और
सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब इन सब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे रिंग के लिए मैं बता देता हूँ, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है खुद की एक्सिस के लिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अगर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए देखा जाए तो उसके लिए होगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर सॉलिड स्फीयर के लिए देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर होलो सिलेंडर के लिए देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा 2/3 एम आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, पहले हम पढ़ चुके हैं ये। अब अगर ये आपको याद है तो देखो ये जो फॉर्मूले के अंदर ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, आगे भी कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनमें ये टर्म आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो एम आर स्क्वायर का जो भी मल्टीपल होता है वो इसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे एम आर स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पे एम आर स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1/2, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1/2 है। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या है? एम आर स्क्वायर का मल्टीपल 2/5, तो देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2/5। ऐसे याद कर लोगे तो ये कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी। होलो स्फीयर है तो उसके लिए एम आर स्क्वायर का मल्टीपल है 2/3, तो देखो यहाँ पे 2/3 आ रही है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू याद रहेगी। सीधा आपको याद रखना है, जैसे रिंग के लिए पूछे कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, तो रिंग के लिए क्या होगा? 1, डिस्क के लिए क्या होगा? 1/2, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा? 2/5, और होलो स्फीयर है तो उसके लिए क्या होगा? 2/3। बस एम आर स्क्वायर का जो मल्टीपल है ना वही वैल्यू होती है इनकी, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर करके आप ये फॉर्मूले बना सकते हो, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये तीनों फॉर्मूले क्या हैं, इन तीनों का रेशो आप याद रखो, 1:k² अपॉन आर स्क्वायर, रेशो 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये याद रखो कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग टाइप की बॉडीज के लिए क्या क्या होगी। रिंग के लिए 1 होगी, सिलेंडर के लिए या फिर डिस्क के लिए 1/2 होगी, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होगी, होलो स्फीयर के लिए 2/3 होगी। बस ठीक है, फिर सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे आपके लिए। चलो करके देखते हैं कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये यूज कैसे करने हैं फॉर्मूले। पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन of angle of inclination 30 degree. The center of mass of cylinder has speed 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. G की वैल्यू आपको 10 लेनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये किसी इंक्लाइन सरफेस की बात कर रहा है और एक सिलेंडर की बात कर रहा है, और सिलेंडर किस टाइप का? यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है। ये मान लो सॉलिड सिलेंडर है, फ्रंट से आप देख रहे हो तो आपको इसका सर्कुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये ऐसे रोल करता हुआ इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर जा रहा है। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है यहाँ पे 30 डिग्री। मास ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखा है 2 किलोग्राम, और इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 0.5 मीटर आप इसको बोल सकते हो। इसके अलावा आपको इसकी स्पीड दे रखी है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। वी दे रखा है आपको, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ये इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ऐसे रोल करता हुआ ऊपर चढ़ेगा तो ये कितना ऊपर इसके ऊपर चढ़ पाएगा, मतलब कितनी दूरी तक चढ़ जाएगा। मान लो यहाँ तक चढ़ गया ये, तो आपको ये दूरी पूछी जा रही है कि ये दूरी कितनी होगी। कौन सी दूरी पूछी जा रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है ना, इसको मैं एस बोल देता हूँ, तो ये एस डिस्टेंस आपको पूछी जा रही है, ठीक है। मान लो कि ऐसे रोल करता हुआ जाएगा तो ये किसी एच हाइट पे चला जाएगा। कितनी हाइट पे जा रहा है ये? एच हाइट पे चला गया। इंक्लाइन सरफेस पे चढ़ रहा है ना ये, वैसे रोल करता हुआ ये एच हाइट पे चला गया फाइनली। ध्यान से देख के बताओ कि यहाँ पे शुरुआत में जो ये सिलेंडर है इसके पास कौन से टाइप की एनर्जी है। एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाएंगे सिंपली। शुरुआत में इसके पास कौन से टाइप की एनर्जी है बताओ? रोलिंग मोशन कर रहा है नहीं ये भाई, एक ही जगह पे घूम रहा है या रोल करता हुआ आगे जा रहा है? रोल करता हुआ आगे जा रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ में ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी है। तो दोनों का जो टोटल होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² इंटू 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। ये टोटल रोलिंग मोशन के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जब शुरुआत में इसके पास क्या होगी? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जहां तक चढ़ पाएगा वहां पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कम होती जाएगी और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये हमने इसको शुरुआत में घुमा के छोड़ दिया, अब ये घूमता घूमता आगे जाएगा तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी,
तो इस पर रिटार्डेशन भी काम करेगा, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। मान लो यहाँ पे पहुंच गया, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी 0 है। मतलब शुरुआत में जो इसके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पे आते आते 0 हो चुकी है, तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। अब ध्यान से देखो, ये किसी हाइट पे चढ़ गया, इसका मतलब इसके पास में क्या क्या आ गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो शुरुआत में जो रोलिंग मोशन के दौरान इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोनों को बराबर पुट कर दो, तो ये s की वैल्यू निकल के आ जाएगी ऐसे, लेकिन s तो फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है। आ जाएगा, देखो ये h और ये s, इनमें क्या रिलेशन होगा, अगर आपको एंगल दे रखा हो तो एंगल के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। बताओ दोनों में रिलेशन क्या होता है, बोलो। साइन थीटा, साइन 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ ये जो h है ये कितना आएगा, h आएगा s इंटू साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो ये s/2 आ जाएगा। तो h की वैल्यू आपको s/2 पुट करनी है, और ये हम तो उड़ा ही देते हैं यहाँ पे आएगा हाफ v² इंटू 1 प्लस k² अपॉन r² इक्वल टू g। h की वैल्यू क्या लिखनी है, s/2, ये 2 भी उड़ा देंगे। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, v की वैल्यू कितनी है, v आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4, तो ये 4 का स्क्वायर यानी 16 बन गया, इंटू 1 प्लस k² अपॉन r² की वैल्यू क्या चीज है, ये है सॉलिड सिलेंडर। क्या है, सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर के लिए k² अपॉन r² कितना लेंगे, 1/2 लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 लिखना है आपको। g की वैल्यू 10 ले लो, s आपको पूछा जा रहा है, बताओ आंसर क्या आएगा। ये 16 इंटू ये आएगा 3/2 इक्वल टू 10s। पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 24, 10 से डिवाइड करोगे तो s की वैल्यू आएगी 2.4 मीटर के बराबर, यानी कि 2.4 मीटर इतनी डिस्टेंस ये इसके ऊपर कवर करेगा। s की वैल्यू कितनी है, 2.4 मीटर के बराबर। आया समझ में। सिंपल जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो मैंने अप्लाई किया है। शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल गई, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बदल गई। बस ये सिंपल सा लॉ लगाया है मैंने। अगर ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता, ऐसे स्लिप होके ऊपर जाता, तो मैं लिखता हाफ mv² इक्वल टू mgh। अब क्योंकि ये रोल करता हुआ जा रहा है ना, इसलिए इसके पास दोनों टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए सॉलिड स्फीयर is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translatory kinetic energy kT as well as rotational kinetic energy kr simultaneously. The ratio kt plus kr, मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है और जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है उनका रेशियो लिखा हुआ है फॉर द स्फीयर इज। तो जो स्फीयर है उसके लिए ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और जो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उनका रेशियो आपको पूछा जा रहा है। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है जिसमें ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अब ये रेशियो तो आपको पता है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, इसका जो रेशियो होगा 1:1 प्लस k² अपॉन r²। अब बस ये देख लो कि k² अपॉन r² की वैल्यू क्या होगी। तो कौन सी बॉडी है ये है सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर के लिए आपको याद होगा कि जो k² अपॉन r² है इसकी वैल्यू होती है 2/5। तो यहाँ पे 2/5 पुट करना है, तो आंसर क्या आएगा, kt अपॉन kt प्लस kr, ये बराबर आएगा 1/1 प्लस 2/5। नीचे बनेगा ये 7/5, उल्टा करेंगे क्योंकि 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/7 अपना आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा 5/7। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 किलोग्राम इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस with velocity 4 meter per second. It collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. The maximum compression produced in the spring will be. ये बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है और वो रोल करता हुआ आगे जा रहा है। इस तरीके से ये मान लो सॉलिड सिलेंडर है, रोल करता हुआ आगे जा रहा है। फ्रंट से आप देख रहे हो तो आपको इसका सिर्फ सर्कुलर पोर्शन दिखेगा। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रखी है ऐसे,
अब ये जब जाके इससे टकराएगा तो इसको कंप्रेस करके रुक जाएगा, और जब ये कंप्रेस इसको कर रहा होगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। ये कंप्रेस हो रही है ना, जब स्प्रिंग कंप्रेस की जाती है फोर्स अप्लाई करके तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ये तो क्या होता जाएगा, जैसे इससे टकराएगा तो खुद तो स्लो होता जाएगा क्योंकि स्प्रिंग इसको वापस धक्का मारेगी खुलने के लिए, और ये आगे जा रहा होगा। तो एक पॉइंट पे जाके इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके ये जो सिलेंडर है ये यहाँ पे रुक जाएगा कहीं पे। तो स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी वो आपको पूछा जा रहा है। क्या क्या दे रखा है इसके लिए, आपको इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, मास दे रखा है सिलेंडर का 3 किलोग्राम, इसके अलावा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। शुरुआत में इस सिलेंडर के पास में कौन सी एनर्जी है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। दोनों को मिला के हम लिखेंगे हाफ mv² इंटू 1 प्लस k² अपॉन r²। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी हो गई। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग के पास उसके, क्योंकि जब ये रोल करता हुआ आगे जाएगा और ये जब फाइनली रुकेगा तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ kx²। तो इसमें ये x पूछ रहा है आपको। इक्वेशन समझ में आ गई, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो 1/2 तो उड़ाई दो दोनों साइड में, ये तो उड़ाई देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 3, v की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस रोलिंग बॉडी कौन है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू 1/2 लेते हैं, k की वैल्यू 200 लेनी है और इंटू x²। तो बताओ ये क्या आएगा 48 इंटू 3/2 और इधर क्या है 200 x²। तो पहले x² फाइंड कर लो क्या आता है, ये इधर ले आओ। 72/200 आएगा, यानी कि ये आएगा अपने पास में 36/100 के बराबर। अब अंडर रूट करेंगे दोनों साइड में तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसका अंडर रूट होगा 6, नीचे इसका अंडर रूट होगा 10, यानी कि 0.6 मीटर। इतना कंप्रेस करके ये सिलेंडर रुक जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर होगा 0.6 मीटर के बराबर। बोलो आया क्या समझ में, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया। शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है रोलिंग बॉडी के पास वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के बराबर पुट करिए। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम and radius 0.5 meter moving with a velocity of 2 meter per second without slipping is 32.8 joule. Find the radius of gyration of the body. ये बोल रहा है कि एक बॉडी है और वो रोलिंग करते हुए जा रही है विदाउट स्लीपिंग, इस तरीके से रोल करते हुए जा रही है, और इसके लिए आपको इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दे रखा है 10 किलोग्राम दे रखा है, रोल करते हुए आगे जा रही है। ये बोल रहा है कि इसके पास में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है 32.8 जूल के बराबर है। रोलिंग करती हुई जा रही है तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है इसकी। ठीक है जी, तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी बताओ, जो बॉडी आप यूज कर रहे हो जो घूमती हुई जा रही है उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी। तो क्या इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे, टोटल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर होती है हाफ mv² इंटू 1 प्लस k² अपॉन r², और आपको k की वैल्यू पूछी जा रही है, सिंपल है एकदम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 32.8 इक्वल टू 1/2, मास कितना है 10 किलोग्राम, v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा इंटू 1 प्लस k² अपॉन r²। तो ये जो 1 प्लस k² अपॉन r² है इसको एक साइड में रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, ये उधर लेके जाएंगे तो 32 है उधर पहले से, 32.8 है इधर, ये यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आएगा 2 से कैंसिल होके 20 और 20 अपॉन में चला जाएगा उधर, तो डिवाइडेड बाई 20 कितना आएगा ये 1 प्लस k² अपॉन r² इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करोगे 16.4 यानी कि 1.64 आएगा ये, और k² अपॉन r² कितना बनेगा, ये 1 माइनस कर दो 0.64, k अपॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0.8, तो k की वैल्यू क्या होगी 0.8 इंटू r कितना दे रखा है, रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर, तो ये आएगा 0.4 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन इज 0.4
4 मीटर। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इक्वेशन यहाँ पे ही बना ली अपन ने। टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बाकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया है सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, फाइंड द रेशियो ऑफ द रोटेशनल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो आपको बताना है। क्या चीज है यहाँ पे, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, ठीक है, जो रोल करते हुए जा रही है इंक्लाइन सरफेस के ऊपर। तो इसकी कौन सी एनर्जी, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो आपको पूछा जा रहा है। क्या होता है रेशियो, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सीधी वैल्यू पुट करेंगे। सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड स्फेयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है 2/5, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह 2/5, नीचे बनेगा 7/5, ऊपर है 2/5, और नीचे जो 7/5 बना उसमें 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, आंसर क्या आएगा 2/7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी रोलिंग बॉडी की, उनका रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे 2/7 के बराबर आ रहा है। कितना आसान है देखो। अब कोई भी बॉडी दे सकता है, यहाँ पे स्फेरिकल बॉल बोला, उसकी जगह रिंग दे सकता है। रिंग के लिए क्या लेंगे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 लेंगे। अगर आपको होलो सिलेंडर बोल दे तो वो रिंग की तरह ही काउंट होता है। होलो सिलेंडर और रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर ये होलो स्फेरिकल बॉल बोल देता तो उस कंडीशन में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/3 ले लेते हैं। इस तरीके से वैल्यू चेंज कर देंगे क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, चलो आगे। वन मोर क्वेश्चन, ए बॉडी इज रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, if the kinetic energy of rotation is 40% of the kinetic energy in translatory state, then the body is। तो बॉडी क्या है, इनमें से कौन सी बॉडी होगी ये। इसने हिंट ये दिया है कि if the kinetic energy of rotation, kinetic energy of rotation is 40%, यानी कि 40/100 of kinetic energy in translatory motion, यानी कि जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है उसका 40% है क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपका हिंट है, इसमें आया समझ में। अब आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी है, तो ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू से पता चलेगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 40/100, ये बनेगा 2/5, और रोटेशनल काइनेटिक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर तो पूरा ही उड़ जाएगा दोनों साइड में। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या आया 2/5। अब 2/5 किसके लिए होता है, सॉलिड स्फेयर के लिए होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉलिड बॉल होगी। आया समझ में। जब भी पूछे ना भी किस टाइप की चीज है, तो वो टाइप तो इसी से पता चलता है, क्योंकि इसको ही देख के तो हम वैल्यू पुट करते हैं बार बार। तो इसमें उल्टा पूछ लिया इसने बोला कि ये सॉल्व कर लो फिर बताओ कि ये क्या चीज है। A body of mass m slides down an incline and reaches the bottom with a velocity v. If the same mass were in the form of a ring which rolls down this incline, then find the velocity of the ring at bottom. ये बोल रहा है कि कोई इंक्लाइन सरफेस है, उसके ऊपर रोल करते हुए, पहले तो एक स्लिप करते हुए बॉडी नीचे आती है, फिर एक रिंग है जो रोल करते हुए नीचे आती है। ये बोल रहा है कि जब जो बॉडी है जिसका मास m है वो स्लिप करते हुए नीचे आएगी, तो यहाँ पे शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे जब ये पहुंचेगी तो इसने वेलोसिटी गेन कर ली v के बराबर। ये जो बॉडी है जो स्लिप करके नीचे आ रही है, इसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली v। ठीक है, किसी h हाइट से ये स्लिप करके नीचे आ रही है। तो इसके लिए एक इक्वेशन बना लो पहले। शुरुआत में इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। ये लगाना है, स्लिप करके नीचे आ रही है ना, घूमते हुए नीचे आ नहीं रही है। फिर इसने बोला कि इतना ही मास अगर रिंग की फॉर्म में होता, इतना ही मास किसकी फॉर्म में होता, रिंग की फॉर्म में, और सेम इंक्लाइन से घूमते हुए रोल करते हुए नीचे आता, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती, ये आपको पूछा जा रहा है। तो अगेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh, मास सेम ही है रिंग का भी, ये भी m मास की रिंग है। ठीक है, और फाइनली आते आते यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि ये रोल करते हुए नीचे आएगी, तो रोलिंग मोशन में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी
अब v यहाँ पे अलग होगा, इसको v डैश बोल देता हूँ, v डैश स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पहले अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा था ऑब्जेक्ट, तो अगर उतने ही मास की एक रिंग बना दी जाए और उसको रोल करते हुए नीचे भेजा जाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको v डैश मान लिया मैंने, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगता है रोलिंग मोशन के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी डैश स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दो इक्वेशन बन गई दोनों कंडीशंस में, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखो बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर कर दो, है ना। तो ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर इंटू 1 प्लस, और क्या चीज है ये, रिंग है ना, रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बस आ गया 1/2 एम, तो उड़ाई दो, वी स्क्वायर इक्वल टू वी डैश स्क्वायर इंटू 2, तो वी डैश कितना आएगा, तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, फिर अंडर रूट कर देंगे तो v/√2 अपना आंसर हो गया। मतलब जो रिंग है वो v/√2 वेलोसिटी से नीचे आएगी, ये वेलोसिटी कम होगी। कम होने का रीजन क्योंकि इसमें दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी मिक्स हो गई, अब ट्रांसलेटरी और रोटेशनल, इसकी वजह से स्पीड कम दिखेगी आपको, रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है ना इस वजह से, स्लिप करते हुए नीचे आती तो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, v डैश इक्वल टू v/√2, इतनी स्पीड से रिंग नीचे आएगी। An object rolls up an inclined surface with initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square upon 4g. Then the object is. ये बोल रहा कि किसी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ ऊपर जाता है। इस इंक्लाइन सरफेस की हाइट आपको दे रखी है 3v स्क्वायर अपॉन 4g के बराबर, और जो ऑब्जेक्ट है रोल करता हुआ जो जा रहा है उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको दे रखी है v। अब ये बोल रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुंचेगा, तो इतनी हाइट पे ये पहुंच पा रहा है, तो बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे। सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, शुरुआत में इसके पास में क्या है, बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, शुरुआत में क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, यानी कि ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम है, ये इक्वल होना चाहिए ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच के बराबर, एच की ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो एम जी एच की वैल्यू है 3v स्क्वायर अपॉन 4g, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक तो m एक v स्क्वायर और ये एक अपॉन में जो 2 है वो भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 1/2 है ना, ये भी कैंसिल कर रहा हूँ तो इधर 2 बचेगा, तो ये आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 3, और g भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 बचेगा, तो ये आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2 के बराबर। और याद करो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 किसके लिए होती है, या तो सिलेंडर होना चाहिए, सॉलिड सिलेंडर, या फिर डिस्क होनी चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी, आपको इनमें से एक मिलेगा, तो सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क, इनमें से एक मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में, आसान है एकदम, ठीक है।